और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर भरतपुर से है। यहां एक बार फिर खाकी पर दाग लगे हैं। खाकी ही दागी निकली। एक सिपाही जो कि शराब के नशे में चूर था, उसने महिला से बदसलूकी की। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और फिर जमकर धुनाई कर दी। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक दागी खाकी वर्दीधारी सिपाही को लोगों ने उसके कर्मों की अपने हाथों में लेकर सजा दी, डंडे हाथों में लेकर सजा दी। उसके जो कुकर्म रहे उससे नाराज लोगों ने उसे बेतरतीब बुरी तरह से मारा पीटा, जमकर धुना। दरअसल यह सिपाही शराब के नशे में चूर बताया जा रहा है। इसने एक महिला से बदसलूकी की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या जानकारी है? जी, ये भरतपुर जिले के हगैना थाना क्षेत्र के गांव ललता मुड़िया का है, जहां आरएसी का एक सिपाही 15-20 दिन से अपने घर आया हुआ था और सुबह से शाम तक शराब के नशे में चूर रहता था, जिसे लेकर उसके घर के आसपास भी कोई नहीं जाता था। लेकिन एक महिला को नहीं पता था कि वह घर में शराब पीकर बैठा हुआ है। वह वहां एक शादी की मिठाई देने गई थी, जहां उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब उसने शोर शराबा किया तो वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने जबरन दरवाजा तोड़ा तो महिला को बाहर निकाला और उसने बताया कि ये उसके साथ गलत काम करने का प्रयास कर रहा था, जिसे लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने उसको घसीट कर सड़क पर ले आए और लाठी डंडों से अच्छी तरह से धुनाई कर दी। और इसी के साथ ही पुलिस को सूचना कर दी और पुलिस वहां पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। वहीं मिठाई बांट रही महिला ने बताया कि बहुत दिनों से उसकी बुरी नजर उसकी तरफ थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह आज अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी कर सकता है। जी सप्लेन, यहां मैं अपने दर्शकों को एक बात साफ कर दूं कि भीड़ द्वारा इंसाफ अपने हाथों में लेने की तस्वीरें सही नहीं होती हैं। भीड़ का ये रूप सही नहीं होता है, लेकिन जब लोगों के सब्र का बांध टूटता है तो फिर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्या कर रही है? क्या सिपाही पर मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं गांव के लोग भी पहुंचे थे और उन्होंने यही कहा है कि इसको एक बार तो सजा मिलनी चाहिए, जिसके तरह की ये दुष्कर्म करने के और अन्य मारपीट के भी मामलों में लिप्त रहता है, तो एक बार इसको सजा का प्रावधान तो मिलना चाहिए। कोई ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से प्रवीण इस केस में? जी, मेरी बात हुई थी हलैना थाना प्रभारी मनीष शर्मा से। उन्होंने भी बताया कि ललता मुड़िया के में जब ये शादी की मिठाई देने गई है तो इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। वहां गांव के लोग ही वहां पहुंचे और पुलिस को इसके बारे में बताया और पुलिस ने। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। कैसे फेल हो गया सबसे बड़ा प्लान? गोल्ड का कोड कैसे हो गया डिकोड? पकड़ा गया सुनहरा गोल्ड, गिरोह बोल्ट। कोड जो डिकोड हुआ तो सबके होश उड़ गए। एक रैकेट का खुलासा हुआ, ऐसे रैकेट का जो विदेशों का सोना भारत में लाके खपाते हैं, हवाई तस्करी करते हैं, लेकिन इस बार पकड़े गए, कोरोना काल की चेकिंग में फंस गए और कस्टम के हाथ लगा 16 करोड़ का सोना। चौदह 3 32 इज इक्वल टू 16। यह कोई तारीख नहीं है, याद रखिए। कोड जिससे बड़ा खुलासा होने वाला था, हवाई तस्करी के एक बड़े खेल का पर्दाफाश होने वाला था। आप भी देखिए जयपुर में कैसे हुआ हवाई जहाज के जरिए स्मगलिंग के बड़े खेल का खुलासा। दुबई से स्मगलरों का सबसे बड़ा दांव।
स्मगलरों का मिशन गोल्ड फेल। स्पेशल 14 का सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप। धरी की धरी रह गई सोने की तस्करी। सुनहरा गोल्ड गिरोह बोल्ड। जी हां, सोने की चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाए। हर किसी की चाहत है सोना, न हो तो चाहत बढ़ती है, और जब जरूरत से ज्यादा हो तो क्या कहने। तभी तो स्मगलरों के निशाने पर है गोल्ड। आज से ही नहीं, सदियों से हर कोई बस इसे पाना चाहता है, और तस्कर इसे गलत तरीकों से बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। फिर चाहे तरीका जो भी हो, स्मगलर तो बस कमाना चाहते हैं। अब जरा इस कोड को देखिए। 14 - 3 - 32 बराबर 16। ये कोड नहीं, हवाई तस्करी का सबसे बड़ा सबूत है। सोने की तस्करी का सबसे बड़ा मामला, वो भी हवाई जहाज के जरिए। कोड को डिकोड करेंगे, ये भी बताएंगे कि इसका जयपुर से क्या कनेक्शन है। लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर दुनिया के टॉप 5 शहर कौन हैं जहां से की जाती है सोने की तस्करी। सबसे ज्यादा सोना दुबई से ही किसी देश में स्मगल किया जाता है। दूसरे नंबर पर बैंकॉक है। तो स्मगलरों के लिए कोलंबो भी मुफीद ही है। सिंगापुर और मेडागास्कर से भी सोना दुनिया के कई देशों में स्मगल किया जाता है। अब बात रही उस कोड की जिसे जयपुर में डिकोड किया जा रहा था। जी हाँ, 14 स्मगलर, 3 विमान और 32 किलो सोने का राज छिपा है इस कोड में। हमें एक जानकारी मिली थी कि कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं और उन फ्लाइट्स में कुछ लोग सोना लेकर के आ रहे हैं। इसको हमने डेवलप किया और उसके बेसिस पे हमने फ्लाइट्स को आइडेंटिफाई किया और उन फ्लाइट्स पे हमने कड़ी नजर रखी। कस्टम को ये तो पता चल चुका था कि भारत में 32 किलो सोने की तस्करी होने वाली है, पर कब और कहां ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब कस्टम ने इस कोड को डिकोड किया तो फिर सब हैरान रह गए। हमें एक फ्लाइट से 3 पैसेंजर्स मिले जिनसे हमें लगभग 4.5 करोड़ का गोल्ड मिला, और दूसरी फ्लाइट से 11 पैसेंजर्स मिले जिनमें हमें लगभग 11.5 करोड़ का सोना मिला। तो टोटल हमें लगभग 32 किलो सोना मिला, जो 15.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा अमाउंट का है। गोल्ड के स्मगलर 3 विमानों के जरिए जयपुर सोना लेकर पहुंचने वाले थे, वो भी स्पेशल विमान से। जानकारी पक्की थी तो तैयारी भी पूरी। फिर क्या, सुनहरे गोल्ड के चक्कर में 14 खिलाड़ी बोल्ड हो गए। जी हाँ, जयपुर में हवाई जहाज के जरिए तस्करी के सबसे बड़े मामले का खुलासा हो चुका है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर भारत में सोने के स्मगलर इतने एक्टिव क्यों हैं और यहाँ सोने की तस्करी की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि भारत एक आभूषण प्रिय देश है। भारत में सोने की मांग बराबर बनी रहती है। भारत सोने के आभूषणों को बनाने का बड़ा केंद्र भी है। सोना भारतीयों को सुरक्षा का भाव भी देता है। अब तस्करी की वजह भी जान लीजिए। सोने पर लगने वाला आयात शुल्क सोना को महंगा बनाता है। तस्करी के जरिए आने वाला सोना सस्ता पड़ता है। फिलहाल कस्टम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये सोना भारत में कहां जाना था और इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल थे। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो कुछ खिलाड़ी बोल्ड हो गए, खुलासा हो चुका है। अब बारी उन खिलाड़ियों की है जो अब भी नॉट आउट है, पकड़ से बाहर हैं, यानी असली खिलाड़ी, गोल्ड के असली स्मगलर। क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो सोना तस्करी के वाहक हैं, असली खिलाड़ी तो कोई और है। आगे की कस्टम की अब क्या प्लानिंग है, सुनहरे गोल्ड का गिरोह बोल्ड कैसे हुआ, पूरी इनसाइड कहानी सुनिए कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल से।
जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। तकरीबन 15 करोड़ से अधिक के सोने को न केवल बरामद किया गया, कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। और ये लोग वो थे जो कोरोना काल में सरकारों द्वारा अपने राज्यों में लाए जा रहे थे। किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई की गई, इसे जानने के लिए बात करते हैं कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल साहब से। सर, किस तरह की कार्रवाई थी, क्या जानकारी मिली और उसके आधार पर किस तरह से ऑपरेशन किया गया? हमें एक जानकारी मिली थी कि कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं और उन फ्लाइट्स में कुछ लोग सोना लेकर के आ रहे हैं। इसको हमने डेवलप किया और उसके बेसिस पे हमने फ्लाइट्स को आइडेंटिफाई किया और उन फ्लाइट्स पे हमने कड़ी नज़र रखी। उसी का परिणाम यह है कि हमें एक फ्लाइट से 3 पैसेंजर्स मिले, जिनसे हमें लगभग 4.5 करोड़ का गोल्ड मिला, और दूसरी फ्लाइट से 11 पैसेंजर्स मिले, जिनमें हमें लगभग 11.5 करोड़ का सोना मिला। तो टोटल हमें लगभग 32 किलो सोना मिला, जो 15.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा अमाउंट का है। सर, ये कहाँ से और किन किन देशों से ये लोग आए हुए थे? एक फ्लाइट तो यूएई से आई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आई थी। रस एल किमा करके एक जगह है, तो वहां से आई थी, और दूसरी फ्लाइट रियाद से आई थी, जो सऊदी अरेबिया की राजधानी है। कस्टम के इतिहास के अंदर ये पहला बड़ी ऑपरेशन होगा जहां पर इतनी बड़ी तादाद में न केवल सोना पकड़ा गया, कुछ लोग भी राउंड अप किए गए हैं। जहां तक मुझे ध्यान आता है, राजस्थान में यह सोने की सबसे बड़ी सीजर है। इतना बड़ा सीजर पिछले कम से कम 10-15 साल में तो नहीं हुआ है। मैं दर्शकों को भी बता दूं ये बात कि कस्टम का कितना ऑपरेशन जब भी चलता है तो बहुत गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को किया जाता है, क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि कई लोग अपने शरीर के अंगों के अंदर भी सोने को छुपा के लाते हैं। कितना कठिन होता है इस ऑपरेशन में और किस तरह की प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं इस दौरान? इस पर्टिकुलर केस की बात कर लें, देखिए ये मुश्किल तो था, इसमें इसे बहुत ही चतुराई से छिपाया गया था। इमरजेंसी लाइट जो घरों में इस्तेमाल होती है उसमें था, उसमें भी उसके अंदर में जो बैटरी पैक होता है, उस बैटरी पैक के कुछ हिस्से में सोने को छिपाया गया था और उस पे फिर टेप लगा के उसको उसी रंग का दे दिया गया था। कुछ बैटरी का हिस्सा अभी भी ठीक से रखा गया था, जिससे कि जब हमने बैटरी को जलाने की कोशिश की तो वो सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। अक्सर होता यह है कि जब कोई डिवाइस में आपको कुछ कंसील होने का शक होता है तो आप उस डिवाइस को चला के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये इतनी चतुराई से किया गया था कि डिवाइस चल भी रहा था, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड उसमें था। ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, आगे का फर्दर अब आगे का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होगा और क्या इन लोगों के ऊपर सजा का प्रावधान बनता है? इन लोगों के अभी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। हमारी टीम एयरपोर्ट पे है जो इन लोगों से बातचीत कर रही है, इनसे आगे के सूत्र तलाश करने की कोशिश कर रही है। कुछ सूत्र हमें मिले भी हैं, उनके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कस्टम विभाग सीआरपीसी आईपीसी में किन किन धाराओं के अंदर मुकदमा फाइल करता है और उस पर अनुसंधान करता है? नहीं, कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है वो पूरा एक कस्टम्स एक्ट है 1962। तो कस्टम्स एक्ट के ही तहत इन पे कार्रवाई की जाती है। वो एक अपने में पूर्ण रूप से एक अधिनियम है, एक कानून है, और उसमें ही सजा का प्रावधान भी है। ये हम इनको इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट यहाँ पे है, उसमें ले जाते हैं और वो इसको फिर सजा देती है। क्योंकि सीज बहुत बड़ी तादाद में 32 केजी सोना अगर गोल्ड पकड़ा गया है तो इसका मतलब यह है कि सजा का भी प्रावधान बहुत बड़ा होगा। तो कितनी तक सजा का प्रावधान रहता है इसमें? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें हम बेल नहीं दे सकते। कोर्ट ही बेल देना होगा तो देगी या इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी, और इसमें 7 साल तक की सजा की प्रावधान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे सुभाष सर, और सुभाष सर ने जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से उनकी जयपुर टीम द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के तस्कर निरंतर पकड़े जाएं और अगर इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी तो तस्करी खत्म हो सकेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटी मछलियां तो पकड़ी जा रही हैं, लेकिन मगरमच्छ कब पकड़ में आएगा जानने की कोशिश करेंगे रात 7:56 पर। ब्रेक के बाद जब इस वक्त आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो जान लीजिए कि इस वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो जारी है, अभी भी चल रही है। गांधी जी का 150वीं जयंती वर्ष समारोह, सीएम कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं।
मंत्री बीडी कल्ला हैं, सीएस समेत सीनियर अफसर भी इसमें मौजूद हैं। ये वीसी जो कि 5 बजे शुरू हुई थी, 5 बजे से लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, महात्मा गांधी के जयंती वर्ष पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोविड की वजह से बीच में वो कार्यक्रम हो नहीं पाए थे, लेकिन एक तो जो घोषणा की गई थी गांधी जी पे और उनके अहिंसा पर एक निदेशालय की, वो निदेशालय गठन हो चुका है। बाकी जो 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम है उनकी आगे की रूपरेखा क्या होगी और अब तक की जो प्रोग्रेस है उसको लेकर के रिव्यू चल रहा है। काफी लंबी ये मंत्रणा है, बैठक है, वो चल चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और जो इस समिति, राज्य स्तरीय समिति है, इसके सारे मेंबर इसमें उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि आगे किस तरह से गांधी जी का जो जयंती वर्ष है उस पर कार्यक्रम किए जाने हैं, क्योंकि कोविड का जो खतरा है उससे देखते हुए गैदरिंग वाले प्रोग्राम न करने के बजाय वर्चुअल प्रोग्राम करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और उसी के तहत 2 अक्टूबर तक ये पूरी जो सीरीज है महात्मा गांधी जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की, ये चलने वाली है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जंतर मंतर पर वायु परीक्षण, आषाढ़ पूर्णिमा पर यह वायु परीक्षण होता है और इससे मॉनसून की इतिहास राय सटीक जानकारी मिलती है। जयपुर ज्योतिष यंत्रालय जंतर मंतर पर वायु परीक्षण कार्यक्रम, ध्वज पूजन और सूर्यास्त काल में शास्त्रानुसार वायु परीक्षण, कोरोना महामारी की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए परीक्षण 5 विद्वानों और दैवज्ञों की उपस्थिति में वृष्टि संबंधी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हर साल होती है ये वायु परीक्षण, हर साल होता है और इससे जंतर मंतर पर इसे किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ। और इतिहास रहा है लगभग हर ही बार कमोबेश +- की गुंजाइश आप हमेशा रख सकते हैं, लेकिन हर बार मॉनसून की सटीक जानकारी मिलती रही है। और इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, ये परीक्षण क्या कह रहा है, जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी मनोज से, जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या जानकारी है, क्या कह रहा है इस बार पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आज जो है वायु परीक्षण किया गया और इस दौरान जो है इंद्रध्वज, जिसकी जो पूजा की गई, इंद्रध्वज ऐसी मान्यता है कि वहां पर जो है सभी देवताओं का वास होता है। और अब कुछ ही देर बाद अभी नीचे सभी जो है नीचे आ रहे हैं। सम्राट यंत्र जो जंतर मंतर में मौजूद है, वहां पर कुछ देर पहले ऊपर थे सभी, अब कुछ ही देर में नीचे आकर फिर जो है फलादेश, अपने अपने फलादेश जो है ज्योतिषाचार्य वो देंगे और उसी के आधार पर तय होगा कि ये जो आने वाला मानसून है ये किस प्रकार रहेगा। कितना आशावान नजर आ रहे हैं ये तमाम चेहरे भी। मैं ये मनोज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके लिए जरूर ये रूटीन है, लगभग हर साल ही ये वायु परीक्षण होता है, लेकिन प्रदेश भर को चूंकि इंतजार है, ऐसे में अगर कोई बातचीत आपकी उनसे हुई हो? जी देखिए, अभी जो है वो ये पूरी विधि हो जाएगी, उसके बाद जो है वो बात करेंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो नतीजे हैं वो कितने किस प्रकार के रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, इनके जो चेहरे हैं उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि जो अनुमान है, जो फलादेश आने वाले हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, हर कोई जो है निराश है, उदास है और इस समय अच्छा मानसून रहे, अच्छी फसलें हो। आज वायु परीक्षण में पूर्वाभिमुखी हवा थी, पूर्व की तरफ की, और बीच में थोड़ा सा अग्नि की तरफ से वायव्य की तरफ अग्नि की तरफ से वायव्य की तरफ जा रही थी। वैसे आधिक्य ने पूर्व की हवा थी, पूर्व की हवा तो संवत ठीक कराता है, लेकिन जो दक्षिण की तरफ से अग्निकोण की तरफ से हल्की सी वायु का बीच में जिस समय सूर्यास्त काल था, उसी समय उसी मिनट में हल्का सा नैऋत्य की तरफ और थोड़ा थोड़ा झुकाव वायव्य की तरफ था, तो अग्निकोण से वायव्य की तरफ जा रहा था। तो ऐसे में बीच में ये खंड वृष्टि की संभावनाएं बना देता है।
पर वैसे संवत ठीक होने की संभावना है, पर बीच का जो ये अग्निकोण की तरफ से था वो थोड़ा खंड वृष्टि का भय बनाता है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।